हरे कृष्णा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन में इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारे आईसीएसई एज वेल एज सीबीएसई दोनों में कॉमन सिलेबस है। आईसीएसई बोर्ड्स में थोड़ा एक्स्ट्रा आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ना है, जिसके लिए मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को वन शॉट रिवीजन में कवर करने वाले हैं, जिससे कि एग्ज़ाम के समय हमें इसे रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम जिस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड करंट। देन वी विल डिस्कस पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देन वी विल डिस्कस सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आईसीएसई एज वेल एज सीबीएसई दोनों में इससे क्वेश्चंस आपको लगातार पूछे जाते हैं। रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये सारे आज के हमारे कंटेंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सबको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले चार्ज जो होता है, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली हैं। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसा सामान जिसे हम देख सकते हैं, जिसका कोई मास है, जो हमारे सराउंडिंग्स में है, उसे हम मैटर कहते हैं। नाउ किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है चार्ज। जैसे मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास, कि अगर कोई भी चीज़ मैटर है तो वो जरूर मास कंटेंट करेगा। इन द सेम वे एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है चार्ज। तो किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो जाता है हमारा चार्ज। अब सबसे पहले हम एक एटम के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि जॉन डाल्टन ने हमें बताया था कि कोई भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज़ योर एटम्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक एटम्स के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। एटम के स्ट्रक्चर को समझना काफ़ी ज़रूरी है, इससे हमें चार्जेस के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो कोई भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके हमारा न्यूक्लियस बनता है, और उसके बाहर ये ऑर्बिट्स होते हैं, और इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने जगह से कभी भी नहीं हिलते हैं, वो अपने पोजीशन पे बने रहते हैं। तो कोई भी एटम नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज कैसे बन जाता है? तो ये इलेक्ट्रॉन के लॉस या इलेक्ट्रॉन के गेन से होता है। अगर किसी भी एटम से हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा देते हैं, मतलब अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आने या जाने का कारण है इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा एक बात हमें माइंड में रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने जगह पे बने हुए हैं, जो चीज़ चेंज हो रहा है दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन। हमारे पास दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज इफ इट्स गेन इलेक्ट्रॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। जैसे एबोनाइट रॉड रब विथ फर, किसी एक ग्लास रॉड को ले लेते हैं, या किसी भी रॉड को अगर हम फर के साथ रब करते हैं तो उसमें नेगेटिवली चार्ज गेन हो जाता है। इन द सेम वे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के लॉस से होता है। ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमारा कूलॉम्स। ये यूनिट याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, ये भी याद रख लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज अगर हमको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई।
ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें ये बताता है कि चार्ज जो है वो हमेशा होल नंबर पे ट्रांसफर होता है। मतलब अगर मैं किसी एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो हमेशा एक होल नंबर पे होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से, कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता 1.5 ये। तो यहाँ पे E का मतलब है वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विच इज योर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और n जो है ये दैट इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीजें हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चार्ज को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चार्ज ही करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो अगर हम चार्ज को नहीं समझते हैं तो करंट को समझना हमारे लिए काफी हार्ड हो जाएगा। तो आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। करंट किसे कहते हैं? तो कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जब भी हमारा चार्ज फ्लो करता है दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कोई भी एक कंडक्टर ले रहा हूं, कंडक्टर मीन्स एनी वायर, इन फिजिक्स कंडक्टर मीन्स एनी वायर, और इस कंडक्टर के अंदर से अगर मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां से ही हमारा फॉर्मूला बनता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। इट मीन्स चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नाउ दूसरा बात जो हमें याद रखना है कि हमेशा जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पे मैं मान लेता हूं कि हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो का है पोजीशन ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेट सपोज हमारा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट हमेशा हमारा फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये होगा फ्लो ऑफ करंट। तो फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो हमेशा अपोजिट रहता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। आप इस डायग्राम में भी दे सकते हैं। फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट हो जाता है एम्पियर। ठीक है, एक साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया है इनका नाम। ठीक है, इसे किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? तो डेट इज योर एमीटर। इसे एमीटर से इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं और इसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये दो क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? दैट इज योर एमीटर। एंड एमीटर को किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं? तो डेट इज योर सीरीज में हम इसे कनेक्ट करते हैं। दूसरा हमारा जो फॉर्मूला होता है करंट का वो दो फॉर्मूला है। एक है हमारा I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, और यहां से हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू N इंटू E अपॉन T। तो ये दो फॉर्मूला हमारा बनता है करंट का। वन इज योर I इक्वल्स टू Q अपॉन T एंड सेकेंड वन इज योर NE अपॉन T। अब यहां से अगर मैं देखूं तो चार्ज को मैं कूलम लिख सकता हूं और टाइम को मैं सेकंड लिख सकता हूं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, बट SI यूनिट कभी भी एम्पियर में ही देंगे। ये इसका कन्वेंशनल यूनिट हो गया। तो ये कुछ बातें थे करंट्स के बारे में, बेसिक्स जो हमें पता होना चाहिए। इससे हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात हो रहा है। सबसे पहले द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर और द क्वांटिटी ऑफ फ्लो थ्रू अ कंडक्टर यूनिट टाइम इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जहाँ भी ये रेट वर्ड आ जाता है, जहाँ भी ये वर्ड रेट आता है, इसका मतलब होता है फिजिक्स में कि हम उस चीज़ को टाइम से कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर से हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहे हैं। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ये टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होगा। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक करंट का, दैट इज योर I इक्वल्स टू Q अपॉन T। और अगर मुझे Q का वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ I अपॉन I इंटू T, और अगर मुझे T का वैल्यू चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन I। तो मीन्स एक बेसिक फॉर्मूला से हमारा दो और फॉर्मूला तैयार हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
इधर अगर आंसर छोड़ेंगे तो एम्पियर में छोड़ेंगे, यहाँ पे अगर छोड़ेंगे तो कूलम्स पे, और यहाँ पे अगर छोड़ेंगे तो सेकंड पे। तो ये एसआई यूनिट हो गए। ठीक है, एसआई यूनिट ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, एम्पियर होता है। 1 एम्पियर क्या होता है? अगर मैं 1 एम्पियर को डिफाइन करूं तो आप यहाँ फॉर्मूला से भी बता सकते हैं कि 1 कूलम पर सेकेंड। तो फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू 1 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड के अंदर अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो जाता है तो वो 1 एम्पियर करंट को जनरेट कर देगा। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि अगर 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर से, तो वहां पे 1 एम्पियर का करंट जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड थ्रू एमीटर एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं कई सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू बोर्ड्स। अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपके बोर्ड्स के लिए कई सारे वीडियो आएंगे। चलिए, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले ये डिफरेंस वर्ड को समझ लीजिए। डिफरेंस का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों के बीच का अंतर। और एक चीज़ हमें जान के रखना है कि कभी भी कोई चीज़ अगर फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे डिफरेंस का होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ सेम कॉन्सेप्ट पे कभी भी फ्लो नहीं करता। अगर किसी दो ऑब्जेक्ट को हम सेम हाइट पे रख देते हैं तो ये कभी भी फ्लो नहीं कर पाएगा। वाटर कैसे फ्लो करता है? ऊपर से नीचे की तरफ, मीन्स वहां पे भी आपका कुछ डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस प्लस चार्ज का मैं बोल सकता हूँ कि अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस फील्ड के अंदर अगर कोई भी छोटा मोटा चार्ज आता है तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, बट अगर कोई इससे दूर, लेट सपोज यहाँ पे कोई चार्ज Q है, तो ये इसके फील्ड से काफ़ी दूर है। आप देख सकते हैं कि ये इसके फील्ड से काफ़ी दूर है। तो जब ये इसके फील्ड से काफ़ी दूर है तो ये इसको कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये चार्ज Q को मैं इस फील्ड के अंदर ले जाऊँ, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा वर्क डन करना होगा। मुझे एक्स्ट्रा वर्क डन करना होगा ताकि मैं इस चार्ज को इस चार्ज के फील्ड के सामने ले जाऊं, उसके बाद ये इसे आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो वर्क डन मैं कर रहा हूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए, इसे ही मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता हूं। इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट मीन्स जिस पॉइंट तक हमें इसे लेके आना है। और कोई भी चार्ज के फील्ड के बाहर अगर कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो वो उसके लिए इन्फिनाइट डिस्टेंस ही होता है। इन्फिनाइट का मतलब हमें यहाँ पे ये नहीं समझना है कि कोई चीज़ काफ़ी दूर है। इन्फिनाइट का मतलब है कि अगर कोई चीज़ किसी के फील्ड से बाहर है तो वो इन्फिनाइट डिस्टेंस है। तो उस इन्फिनाइट डिस्टेंस से अगर मुझे उस फील्ड के अंदर किसी चार्ज को लेके आना है तो मुझे एक वर्क डन करना होगा, एंड दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं डिफाइन कर सकता हूं वर्क डन अपॉन चार्ज। जितना वर्क डन मुझे लगेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने पे लाने पे, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला होता है हमारा V इक्वल्स टू W अपॉन Q। V इक्वल्स टू W अपॉन Q हमारा फॉर्मूला होता है और इसका SI यूनिट हम लिखते हैं वोल्ट। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वोल्ट है और इस वर्क डन का जूल होता है, ये हमें पता है। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला है। तो कुछ बेसिक्स चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। डेफिनेशन ज़्यादातर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही पूछता है। कॉन्सेप्ट माइंड पे रख के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका आंसर SI यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक
सिंपल पाथ होता है जिसके थ्रू पूरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर कहीं से भी सर्किट ओपन रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो किसी भी सर्किट का डायग्राम होना जरूरी है हमारे पास। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारे घर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे टीवी है, लेट सपोज टीवी है, या वॉशिंग मशीन है, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, तो आप सबके पीछे देखेंगे कि उनका सर्किट बना होता है, क्योंकि उनके सर्किट से ही हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमारा करंट फ्लो कर रहा है और किस तरीके से हमारा सारा सिस्टम वर्क कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक सिंपल सिस्टमैटिक डायग्राम होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे उतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ हमारे सिंबल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, बट आपको सिंबल्स याद रखने ताकि न्यूमेरिकल्स में आपको आसानी हो, किसी भी टाइप का सिंबल्स आपको दिया रहे तो आपको समझ आए। जैसे फ्यूज़ हो गया, ये हमारा रियोस्टेट हो गया, ये हमारा ओपन स्विच और क्लोज्ड स्विच इस टाइप से होता है, कनेक्टिंग वायर्स। तो ये सिंबल्स को आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं ताकि न्यूमेरिकल्स में आपको इनका यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है। ओम्स लॉ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा ओम्स लॉ से। सबसे पहले ओम्स लॉ है क्या? तो ये रिलेशनशिप बताता है दो चीज़ों के बीच में, दैट इज योर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले इन दो चीज़ों के बीच में जो रिलेशनशिप है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का क्या रिलेशनशिप है, ये हमें पता चलता है ओम्स लॉ से। सो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इट मीन्स V means potential difference is directly proportional to current passing through the resistance and directly proportional to the circuit. बट यहाँ पे एक चीज आपको कांस्टेंट रखना है, विच इज योर टेम्परेचर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो होना चाहिए ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये ओम्स लॉ का एक कंडीशन है। अगर कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, देन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। इसका मतलब है कि अगर मैं करंट को इंक्रीज कर रहा हूं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, और अगर मैं करंट को घटा रहा हूं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। ठीक है। तो ये दोनों जो होता है ये एक दूसरे के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूं तो हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, जहां पे R जो होता है ये एक कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है। मतलब V और I का वैल्यू जो है वो R पे आपका डिपेंडेंट नहीं है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, V और I को बढ़ाते रहिए। तो इसका ग्राफ भी जो होता है, अगर आप देखोगे ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है VI ग्राफ, आई थिंक आगे मैंने इसको बनाया है, ओके नहीं है, यहीं पे मैं बता देता हूँ। VI ग्राफ होता है एक, VI ग्राफ। ये भी पूछता है कि VI ग्राफ जो होता है ये कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं करंट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूँ। तो VI ग्राफ हमें क्या देगा? तो ये हमें रेजिस्टेंस देगा। तो आप देखिए जैसे जैसे मैं I का वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, अगर मैं I का वैल्यू बढ़ाता चला जाऊँ तो V ऑटोमेटिकली बढ़ते चला जाएगा। V ऑटोमेटिकली हमारा बढ़ते चला जाएगा। और अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूँ तो एक मुझे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा ओम्स लॉ का VI ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। इसका मतलब है कि आपका वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा। तो ये रेजिस्टेंस हमें याद रखना है। ठीक है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम्स होता है, आगे हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये था ओम्स लॉ, इससे क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल्स भी आता है। V इक्वल्स टू आई आर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे आपका 3 फार्मूला बन जाता है। V इक्वल्स टू आई आर एक हो गया I इक्वल्स टू V अपॉन आर, और एक हो गया आपका R इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो ये 3 फार्मूला हमारा बनता है ओम्स लॉ से। क्लियर है? नाउ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन।
रेजिस्टेंस को आप इक्वल लिख सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन का, रुकावट। तो रुकावट किसके रास्ते पे? रुकावट हमारे करंट के रास्ते पे। तो करंट के रास्ते पे जो रुकावट आती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम एक कंडक्टर को अच्छा से देखें तो कंडक्टर्स के अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस फिक्स है, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो आपका मूव कर रहा होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मिलने पे जब एक पाथ पे फ्लो करता है तो इसे इन रेजिस्टेंस के कांटेक्ट में आना पड़ता है, जो कि इनके फ्लो के स्पीड को कम करता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। ये रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, करंट के फ्लो को ये रेसिस्ट करने का काम करता है, रुकावट जनरेट करता है करंट के रास्ते पे, ठीक है। करंट के रास्ते पे रुकावट जनरेट करेगा और करंट को रोकने का कोशिश करेगा, ओके। तो ये रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था जो कि हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा यूनिट अगर रेजिस्टेंस का देखें तो ओम्स होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R=V/I, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ से ओम्स लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट। ओम्स भी एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे इसको रखा गया था, ठीक है। If potential difference across two ends of a wire is 1 volt and the current flowing is 1 ampere, then resistance is equals to 1 ohm। तो 1 ohm रेजिस्टेंस क्या होता है? जब 1 एम्पियर का करंट किसी 1 पोटेंशियल डिफरेंस पे फ्लो कर। चलिए, अब रेजिस्टेंस किसी किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो हम आगे आपका करने वाले हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं किन किन फैक्टर्स पे हमारा रेजिस्टेंस जो है वो आपका डिपेंड करेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फैक्टर्स काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 3 चीज़ पे हमारा फैक्टर्स डिपेंड करता है। 1 इज योर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। लेंथ पे जो होता है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये पहला हमारा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप वायर के लेंथ को बढ़ाते चले जाओगे उसका रेजिस्टेंस जो है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक वायर था L लेंथ का और मैंने इसको कर दिया 2L लेंथ का, तो यहाँ पे अगर मेरा रेजिस्टेंस R था तो जो हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो 2R हो जाएगा। मीन्स लेंथ के बढ़ने पे हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डबल होता है। ये पहला हमारा डिपेंडेंसी है। दूसरा जो डिपेंडेंसी है वो ये है कि R जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। अब ये जो वर्ड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता है। एक्चुअल में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है? सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर है, इसको अगर मैं 20 से कट करूं तो इस टाइप का एक पोर्शन मिलेगा और इस टाइप का मुझे एक पोर्शन मिलेगा, दो तरफ न्यू, मतलब कुछ इस तरीके का ये कट होके निकलेगा। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा रास्ता मिलेगा, तो रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे वायर का तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसीलिए हमें क्या कोशिश करना चाहिए कि मोटा वायर, आप देखोगे कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहीं से फ्लो कराना पड़ता है तो हम मोटे वायर का यूज़ करते हैं। मोटा वायर का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, और शॉर्ट वायर का यूज़ करना चाहिए। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना मैक्सिमम अगर आपको रेजिस्टेंस को कम करना है तो पॉसिबल ये कीजिए कि कम से कम वायर का यूज़ करें। अगर आप ज़्यादा वायर का यूज़ करते हो इसका मतलब है कि आपका रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मोटे वायर का यूज़ करना है छोटा डिस्टेंस के लिए, ताकि लेंथ कम हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाए। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दूं तो मैं लिख सकता हूं, पहला कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और दूसरा कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और यहीं पे एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी को मैं आपका एक बार अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ। रेजिस्टिविटी को मैं आपका अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ एक बार। रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रेजिस्टिविटी जो होता है ये आपका इन्वर्स रिलेशन रखता है रेजिस्टेंस के साथ। मीन्स रेजिस्टिविटी को मैं डिफाइन करता हूँ कि आपका रेजिस्टिविटी
रो इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, ओके यहाँ पे स्लाइड्स आई थिंक डिलीट हो गया है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। सो रेजिस्टिविटी इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी। मीन्स हम लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू 1/r, फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू रो l अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है। मीन्स रेजिस्टिविटी भी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे इसका जो ऐसा यूनिट हो जाता है वो हो जाता है ओम पर मीटर, ये आपको याद रखना है। ऐसा यूनिट जो हो जाएगा रेजिस्टिविटी का, ऐसा यूनिट हो जाता है ओम मीटर। ओम मीटर, ठीक है। चलिए, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस जो होता है ये एक अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और ये जो होता है ये आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एक आपका कॉन्सेप्ट है, ये वायर्स के अंदर होता ही है। तो फॉर्मूला इसका है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A रेजिस्टेंस का, और रो का फॉर्मूला है RA इंटू L। ये दो फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए अच्छे से, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका ऐसा यूनिट ओम्स होता है, इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर, इसका सिंबल होता है R, इसका होता है रो होता है, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, ये खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये जो है लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और कंडक्टर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसे देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस को एक साथ कनेक्ट करते हैं एक के बाद एक, तो ये हमारा बन जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेट सपोज R1 R2 R3, तो ये हमारा बन जाएगा सीरीज। तो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है या इक्विवेलेंट TR जो होता है वो सबका कॉम्बिनेशन होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये सबका कॉम्बिनेशन हमारा बनता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में 2-3 पॉइंट्स हमें याद रखनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि सारे में करंट जो होगा वो सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो होता है, करंट इन ऑल रेजिस्टेंस, या रेजिस्टर लिख लेते हैं इसे, ऑल रेजिस्टर आर सेम। करंट जो होता है वो हमारा सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम। मतलब यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज रहता है, करंट सब में सेम होता है। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में शॉर्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग, उतना ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आपको याद रखना है करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये आपका अलग होता है सीरीज में। तो सीरीज में यही क्वेश्चन पूछता है, एक तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने पूछेगा। सीरीज और पैरेलल से आपका ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो आसान है, आपका सारा ऐड कर देना है। तो यहाँ पे दो चीज़ समझना है, करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहता है। वहीं पे बात किया जाए अगर पैरेलल का, तो पैरेलल में आपका क्या हो जाता है, अगर हम एक के ऊपर एक रेजिस्टेंस को जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेम हो जाता है, बट करंट जो हो जाता है ये आपका अलग अलग हो जाता है, I1 I2 I3। तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और हमारा करंट जो होगा ये डिफरेंट हो जाता है,
करंट जो हो जाता है ये डिफरेंट हो जाता है, और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये जो हमारा रहता है ये सेम हो जाता है। ठीक है, तो करंट डिफरेंट हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये सेम रहेगा। ठीक है, ये सीरीज का, ये पैरेलल का हमारा है। पैरेलल में ये फॉर्मूला हमारा बनता है, याद रखिएगा, अप टू n नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये रेजिस्टेंस के कारण डेवलप होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं तो आपका टोटल एनर्जी जो रहता है वो सेम रहता है, बट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि कुछ एनर्जी हमारा जो है वो वेस्ट हो जाता है हीट के फॉर्म में। जैसे आप देखोगे कि जनरली जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वर्क करते हैं वो थोड़े देर के बाद आपका गर्म होने लगते हैं, मतलब वहाँ पे थोड़ा एनर्जी वेस्टेज हो रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिसिपेटेड इंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट एज अ रिजल्ट। तो रेजिस्टिव कंडक्टर मतलब जो थोड़ा सा कंडक्टर रेजिस्ट कर रहा है, करंट को रोक रहा है, तो वहाँ पे हीट के फॉर्म में डेवलप होता है, जिसका फॉर्मूला होता है H=I²RT। इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के भी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो H=I²RT इसका फॉर्मूला होता है, इसको जूल्स इक्वेशन ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आपको सिंपल लिखना है, इट इज अ रिलेटिव स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्टर एंड टाइम टेकन। मीन्स H जो है वो 3 चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे डिपेंडेंसी भी पूछा जा सकता है कि डिपेंडेंसी क्या है, तो हमें याद रखना है कि 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। डिपेंड कितने चीज़ों पे कर रहा है, तो 3 चीज़ों पे कर रहा है। पहला आपका है करंट, करंट मीन्स H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। दूसरा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। एंड तीसरा है टाइम, मीन्स H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब अगर हम I का वैल्यू बढ़ाते हैं, R का वैल्यू बढ़ाते हैं या T का वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारा हीट जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को जितने लंबे समय तक यूज़ किया जाए वो उतना ज़्यादा गर्म होता है। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे और गर्म होगा, करंट बढ़ाओगे और ज़्यादा गर्म होगा। तो ये हीटिंग्स का था, इससे डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल फॉर्म में, तो आपको ये वाला न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस करके ज़्यादा जाना है। कुछ एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे इलेक्ट्रिक केटल इसी पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन। तो यहाँ पे फिलामेंट रहता है एक, जो कि आपका ज़्यादातर नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम वायर का होता है। ठीक है, ये नाइक्रोम वायर का होता है। तो नाइक्रोम वायर का होता है जिसके थ्रू आपका जब भी करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई होता है, तो इसके वजह से ये हीट में चेंज हो जाता है। फ्यूज़ क्या होता है? तो फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। सिंपल है, फ्यूज़ क्या होता है? सेफ्टी डिवाइस होता है जब भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है और आपका फ्यूज़ ब्रेक होने के कारण पूरा सर्किट आपका बंद हो जाता है और हमारा अप्लायंसेस, हमारा हाउस जो है वो सेफ रहता है। तो इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, पहला बात, सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, और इसके बारे में आप रीड कर सकते हो, ज़्यादा इसमें कुछ आपका है नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर से काफ़ी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, सबसे पहले पावर जो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर बोलते हैं। पावर का 3 फॉर्मूला याद रखना है इस कॉन्सेप्ट में। इससे सिंपल न्यूमेरिकल आता है तो हमें सिंपल इसका न्यूमेरिकल करके जाना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, एक पहला फॉर्मूला पावर का। दूसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है P इज इक्वल्स टू VI। तीसरा फॉर्मूला हमें पावर का याद रखना है P इक्वल्स टू V² अपॉन R। और चौथा फॉर्मूला हमें याद रखना है P इक्वल्स टू I²R। ये 4 फॉर्मूला पावर का हमें याद रखना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, H इक्वल्स टू I²RT, एक है हमारा H इक्वल्स टू VIT और एक है हमारा एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो ये 3 फॉर्मूला यहाँ से। 1 किलोवाट आवर कितना होता है ये भी याद रखना है, 1000। 1 किलोवाट आवर कितना होता है ये भी हमें याद रखना है, 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये पूरा जितना भी इसमें स्लाइड है, देखिए ये स्लाइड पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर, उतना बड़ा चैप्टर मात्र आपका 15 से 20 स्लाइड के अंदर है, मीन्स ऑल द स्लाइड्स आर इंपॉर्टेंट। तो
तो आपको एक एक वर्ड इसमें से अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपके लिए फॉर्मूला चार्ट एक क्रिएट कर दिया है, जहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलाज को एक जगह पे लिख दिया है और उसके यूनिट्स भी लिख दिया। जैसे जब भी आप करंट फाइंड करोगे तो उसका यूनिट आंसर एम्पियर में दोगे, वोल्टेज जब भी फाइंड करोगे तो वोल्ट्स में दोगे, ओम, रेजिस्टेंस का वॉट। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा एक फॉर्मूला चार्ट क्रिएट कर दिया। तो ये हमारा था वन शॉट रिविजन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। अगर आप पूरा कोर्स करने जाओगे इलेक्ट्रिसिटी का तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अप्रॉक्सीमेटली आपका 3 से 4 घंटा लगेगा अगर इस चैप्टर को डिटेल में कवर किया जाए। तो वन शॉट रिवीजन का मकसद मेरा यही है कि आप एग्जाम से पहले इन वीडियोस को देख ले ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपका सारा क्वेश्चन बन सके। अगर आप चाहते हैं कि आप सारे कोर्सेस को डिटेल में कवर करें और पॉइंट टू पॉइंट कवर करें तो हमारा न्यू क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है 1 नवंबर से, ठीक है। ये स्पेशली क्लास 10 सीबीएसई और आईसीएसई के लिए है। अगर आप देखते हो तो आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये 3 मंथ्स है। इस 3 मंथ्स में आपको पूरा सिलेबस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच से करवाया जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट्स आपको नोट्स दिए जाएंगे। तो इस बैच में फैसिलिटीज आपको जो मिलेगी, 1-on-1 क्लासेस होंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगे आपके 1-on-1। साथ ही साथ आपका पीडीएफ फॉर्म में आपको हर चैप्टर का नोट्स मिलने वाला है। साथ ही साथ आप PYQ सॉल्व होंगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस किए जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपका मॉक टेस्ट भी होगा लगातार। मॉक टेस्ट आपके दिसंबर से ही शुरू हो जाएंगे। ये आपका बोर्ड्स एग्जामिनेशन जो कि मोस्ट प्रोबेबली फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग पे होगा, और फरवरी एंड और मार्च स्टार्टिंग, और प्री बोर्ड्स, ये दोनों को टारगेट करके बनाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस बैच में इनरोल हो तो आप इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। तो अगर आप अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छे तरीके से करने चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा वन शॉट रिवीजन वीडियो तो आते ही रहेगा। तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, जय हिंद।